हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्ध आवर्ती कटिबंधों के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था और अर्ध आवर्ती कटिबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के सारे डेरिवेशंस के लिए। ठीक है, तो जो अपनी आज की जो क्लास है उसमें हम लोग शुरू करेंगे वृत्ताकार द्वारक जो है उसमें फ्रेनेल विवर्तन के बारे में, कि वृत्ताकार द्वारक जो होता है उसमें किस तरह का फ्रेनेल विवर्तन होता है। तो टॉपिक डालिए वृत्ताकार द्वारक में फ्रेनेल विवर्तन या वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन। देखिए वृत्ताकार द्वारक का मतलब है एक तरह से छिद्र छेद, जैसे इतनी बड़ी रिंग है वृत्ताकार, या इतनी है या इतनी है या इतनी है, इस तरह से। ये ऐसे है जैसे कि मान लो यहाँ लाइट जली हुई है, ये पूरा यहाँ से बंद है, ठीक है, जैसे दीवार है, इसमें कोई छोटा सा छेद जैसा कर रखा है, तो वो लाइट उस छेद के जरिए जाएगी। वो छेद कितना बड़ा है, लाइट उतनी ही ज्यादा वहां पे जाएगी। ये किस तरह से होगा, देखो अपन लोग ये छेद ऐसे तो बनाएंगे नहीं, ये छेद होगा ऐसे, तो अपन को कैसे दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, जबकि 3D है ना, तो 3D में अपन को इमेजिन करके चलना है। तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसका और डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। ठीक है, द्वारक भी बोल सकते हो इसको आप और छिद्र भी बोल सकते हो। तो डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे S, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकाश स्रोत से तरंगाग्र निकल रहा है, ये रहा तरंगाग्र है WW', इंग्लिश में इसको वेव फ्रंट बोलते हैं, इसीलिए इसको तरंगाग्र को WW' से दिखा रखा है। यहां पे ये हिस्से पे देखते हैं, ये हिस्सा इस पर A है और ये वाला हिस्सा है B। ये है वृत्ताकार द्वारक, इस तरह से ऐसे रिंग बनी हुई है, तो अपन को ये वाला हिस्सा दिखेगा यहाँ का, ऐसे समझ लो मैं यहाँ खड़ी हूं, मेरे सामने इस तरह से सर्किल, पर वहां सामने वाले को थोड़ी ना दिखेगा, तो ऐसे। ये क्या है, एक वृत्ताकार द्वारक है। तो अब जैसे मान लो छोटा सा हिस्सा है, पूरी दीवार है, यहाँ पे छेद है, यहाँ लाइट जा रही है, तो लाइट क्या होगी, इन दीवारों पर तो जाएगी नहीं, दीवारों से तो बाहर पार हो नहीं सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि विवर्तन नहीं होता प्रकाश तरंगों का आसानी से। तो लाइट जो है वो छेद जो है उसके थ्रू जाएगी। तो सीधी लाइट कहाँ से पड़ेगी, देखो पहले सबसे पहला हिस्सा हम करते हैं, ये लाइट ऐसे जाएगी, इस तरह से इसके दोनों तरफ फैलेगी। ये रहा, ये रहा, यहां पे रखा हुआ है पर्दा, ये क्या है पर्दा, और पर्दा भी कैसे रखा है, जैसे कि मान लो ये घेरा ऐसे है, पर्दा भी ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक है। यहां पे ये वाला हिस्सा, ये वाला बिंदु मैंने मान लिया G और ये वाला बिंदु मैंने मान लिया F। मैं ऊपर वाला टॉपिक आपने लिख लिया होगा, मिटा देती हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा ऊपर तक भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइट है इसकी रोशनी इस गोले से जाएगी और ये G और F वाला हिस्सा जो है यहां तक लाइट जा सकती है। ठीक है, ये जो है ये इसका मध्य बिंदु है, किसका, वृत्ताकार द्वारक का। ये इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच कोई बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ये बिंदु है P जो कि इसके अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब हमें बात करनी है, कोई एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग P' जो कि इसकी अक्ष पर नहीं है, इस पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो लाइट कैसे जाएगी, देखो इसकी ऐसे, यहीं से ऐसे जाएगी ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटा के थोड़ा डार्क बनाती हूं, आप पहले इतना बना लो फिर मैं इसको बताती हूं, हाथों हाथ ही समझ जाना इसको। अगर हम लोग देखें तो ये बिंदु है, यहां से लाइट ऐसे आएगी, यहां से लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी क्योंकि विवर्तन है, तो ये कैसे जाएगी यहां पे, और ये कैसे जाएगी यहां पे, P बिंदु पर जब हमें निकालनी हो तो।
लेकिन अगर हमें P डैश पर निकालनी हो तो देखो लाइट यहां आएगी और ये यहां से P बिंदु पर जाएगी, ये रही, और यहां से भी सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी लाइन है ना P पे। यानी इसका मतलब ये है कि जिस बिंदु पर हमें निकालनी है उस बिंदु पर हम प्रकाश की बात करेंगे। पहले हम लोग निकाल रहे थे किस पर, P बिंदु पर, तो A से आई B से आई, फिर P डैश पर निकालेंगे तो A से आई B से आई। तो डायग्राम बना लो, मैं एक बार इस डायग्राम को दोबारा से समझा देती हूँ। और ये जो द्वारक है ना AB, जो छिद्र है उसकी S से दूरी है A और पर्दे से दूरी है उसकी B, नोट करो। अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा से समझा देंगे आपको। देखिए ये S एक प्रकाश स्रोत है, इसके सामने एक वृत्ताकार द्वारक लगा हुआ है AB, जिसका केंद्र बिंदु है O। यहां पर गोलीय तरंगाग्र WW डैश का एक हिस्सा बना दिया, पूरा नहीं बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके सामने ही बिल्कुल ऐसे लंबवत पर्दा लगा हुआ है। इस वाले जो गोला है या फिर जो वृत्त है उससे G और F तक का हिस्सा जो है वो प्रकाशमान रहेगा, यहां पर लाइट पहुंचेगी। हमें क्या करना है, पहले P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है और फिर P डैश पर तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे इसके बारे में, डायग्राम के बारे में। माना लैम्बडा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश स्रोत S से, माना लैम्बडा तरंगदैर्ध्य के प्रकाश स्रोत S से WW डैश गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। WW डैश गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित होता है। जो ये वृत्ताकार है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, जो R त्रिज्या के वृत्ताकार द्वारक AB पर पड़ता है। जो R त्रिज्या के वृत्ताकार द्वारक AB पर पड़ता है। बस आपको इसमें इमेजिन करना है दो कमरों को, दोनों के बीच में एक दीवार है और दीवार में एक छेद हो रखा है, ठीक है, आर पार देखने के लिए। AB पर पड़ता है। अब प्रकाश के लिए अपन जब भी आप भले ही 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में, 12th में, अब तक भी प्रकाश के बारे में पढ़ते हो तो वो पता चलता है, अपन एक लाइन हमेशा लिखते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है ऐसे, लेकिन अगर अवरोध लगा दे तो वो टकराकर मुड़ेगा। चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अतः चित्रानुसार ये G और F, ये वाला जो हिस्सा जहां लाइट पड़ रही है, ये वाला भाग तो प्रकाशमान होगा, और देखो इतने से हिस्से में लाइट आएगी, इससे G से ऊपर और F से नीचे वाले भाग में अंधेरा होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः चित्रानुसार GF वाला भाग प्रकाश में होना चाहिए, अतः चित्रानुसार GF वाला भाग प्रकाश में या प्रकाशमान होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए, तथा G के ऊपर व F के नीचे वाला भाग अंधकार में होना चाहिए, तथा G के ऊपर व F के नीचे वाला भाग
अंधकार में होना चाहिए, क्योंकि लाइट में तो ऐसा है नहीं भाई, एक दीवार है लगी हुई, दो कमरों के बीच में छेद हो रखा है, बीच में होल है, तो लाइट जो है उस घेरे से ही तो जाएगी बस, वहां अगल बगल की तरफ तो हल्की फुल्की कोई रोशनी बिल्कुल लगभग ना के बराबर ही रहेगी। तो ये जो बीच का हिस्सा है यह तो कैसा होगा, प्रकाश में, और जी से ऊपर व एफ के नीचे का भाग अंधकार में होना चाहिए। लिखो इसको। यहां पे एक चीज और लिखनी है कि जो द्वारक है वो भी और पर्दा है वो भी, दोनों ही तल के कैसे हैं, लंबवत। द्वारक ए बी तथा पर्दा, द्वारक ए बी तथा पर्दा कागज के तल के लंबवत हैं। द्वारक ए बी ये भी ऐसे है तथा पर्दा वो भी ऐसे है, कागज का तल है ये वाला और इससे लंबवत ऐसे हैं, तो कागज के तल के लंबवत है। नोट करो, फिर इससे आगे की इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो ये पर्दे के लंबवत दिखा दिया, अब इससे आगे की थ्योरी लिखते हैं। अब मैं आगे की थ्योरी, ये डायग्राम का काम तो खत्म हो गया वैसे, और बनाना होगा तो दोबारा से बना देंगे, 2 मिनट का काम है। अब आगे की थ्योरी लिख लेते हैं, क्योंकि इन वाले पार्ट्स में फ्रॉनहोफर वाले जो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें तो क्या है, डेरिवेशन वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन इन वालों में ना थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। तो आगे लिखते हैं इसके आगे थ्योरी। जब द्वारक छोटा होता है, जब द्वारक छोटा होता है तो जी एफ भाग में, तो जी एफ भाग में प्रदीप्त वलयें बनती हैं। बताएंगे अभी इसको। प्रदीप्त वलयें बनती हैं, इस प्रकार पर्दे पर विवर्तन आकृति प्राप्त होती है। इस प्रकार पर्दे पर विवर्तन आकृति प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि द्वारक जितना बड़ा होता जाएगा उतनी ही लाइट फैलती जाएगी, और जितना छोटा, जैसे बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान किसी एक काम की तरफ ज्यादा सेंट्रलाइज, ज्यादा फोकसित रहे, ज्यादा ही फोकस्ड रहे, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। तभी तो कहते हैं एक पंथ दो, मतलब कह देते हैं एक पंथ दो काज। पर अगर मम्मी कह रही खाना खा रहे हो तो फोन मत चलाओ, एक टाइम में एक ही काम करो। तो या अगर जब अपन एक काम के प्रति केंद्रित हो जाते हैं, फोकसित हो जाते हैं, तो अपन उस काम में अपना 100% देते हैं। वही चीज यहाँ पे है, अगर जितना बड़ा आप छेद कर दोगे लाइट उतनी ही ज्यादा दूसरे कमरे में फैलती जाएगी। जितना छोटा छेद होगा लाइट एकदम उसकी बीम जैसी जाएगी, एकदम तीखा, तीक्ष्ण। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि जितना छोटा होगा उतनी ही वहां पे आप, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने किए हुए हैं, तो उन्हें तो पता है। अब हम लोग तो कैसे देखें, हम लोग तो उसकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब द्वारक जितना छोटा होता है, दूसरी तरफ यानी कि पर्दे पर प्रदीप्त वलय, चमकीली वलय बनती हुई दिखाई देती हैं, और वलय बनेंगी यानी विवर्तन प्रतिरूप। पिछले चैप्टर में अपन ने व्यतिकरण प्रतिरूप देखा था, अब इसमें बनेगा विवर्तन प्रतिरूप। अब अपन लोग इसमें करेंगे, पहले अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, फिर अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। ये काम हम लोग करेंगे। अक्षीय बिंदु था बीचों बीच में जो P बिंदु था ना वो, और अनअक्षीय बिंदु जो कि G बिंदु के नीचे की तरफ था। अब लिखेंगे स्टार पॉइंट डाल के इसी टॉपिक में, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता।
अक्षीय बिंदु कौन सा था, जो कि बिल्कुल डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो यहाँ पे जो P बिंदु था, यहाँ G था और इसके ऊपर कहीं P डैश था, तो अपन को P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता, इसमें लिखेंगे, पहले लिखते हैं फिर बताते हैं। माना द्वारक के केंद्र O से B दूरी पर, माना द्वारक के केंद्र O से B दूरी पर, O से B दूरी पर स्थित पर्दे का केंद्रीय बिंदु P है। अपन ने लगाया था ना पर्दे पर, बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु था P था। माना द्वारक के केंद्र O से B दूरी पर स्थित पर्दे का केंद्रीय बिंदु P है। माना तरंगाग्र WW डैश, माना तरंगाग्र WW डैश अर्ध आवर्ती कटिबंधों में, अर्ध आवर्ती कटिबंधों में विभक्त है। इसमें तो हमने कुछ नया नहीं बताया, फ्रेनेल ने कहा था तरंगाग्र अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त होता है, विभक्त है। बिंदु P पर तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिंदु P पर तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने अर्ध आवर्ती कटिबंध खुले हैं, कि कितने अर्धावर्ती कटिबंध खुले हैं। अब एक बार लिखो इसको, फिर समझाती हूँ। एक बार ये समझ में आ गया ना, आगे का डेरिवेशन बहुत सिंपल है। देखो इसका मतलब ये है कि मान लिया ये जो द्वारक है ना, ये द्वारक बहुत सारे कटिबंधों में बटा हुआ है। हमें पता है ये द्वारक है, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे मान लिया 4 कटिबंधों में बटा हुआ है। अगर मान लिया मैंने इसके 3 कटिबंधों को तो बंद कर दिया, मान लिया ऐसे है, तुम इमेजिन करना इस तरह से, ये मान लिया ये हमारा पूरा द्वारक है, ये 1 2 और 3 कटिबंधों में विभक्त है, 1 2 3 और 4 में विभक्त है। मान लिया ये तीनों कटिबंध मैंने इन पर बंद कर दिए, इनमें गत्ता लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सिर्फ पहला कटिबंध छोड़ा, तो P बिंदु पर तीव्रता किस पर डिपेंड करेगी? सिर्फ पहले कटिबंध पर। उसका आयाम कितना होता है? E01 वाला। फिर अगर मैं 2 कटिबंध बंद कर दूं, 2 खुले छोड़ दूं, तो कितनी तीव्रता पहुंचेगी? 3 कटिबंध खुले छोड़ दूं तो कितनी तीव्रता पहुंचेगी? 4 कटिबंध खुले छोड़ दूं तो कितनी तीव्रता पहुंचेगी? यही बता रहा है। P बिंदु पर जितनी ज्यादा लाइट पहुंचेगी तीव्रता उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कितने कटिबंध खुले हुए हैं, पहला खुला हुआ है कि पहला दूसरा खुला हुआ है कि पहला दूसरा तीसरा या चारों। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम लोग। पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, यदि दूरी B इतनी हो कि, यदि दूरी B इतनी हो कि
द्वारक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, द्वारक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्रथम कटिबंध के बराबर हो। यानी कि देखो, मान लिया द्वारक है, ये द्वारक है, बी बिंदु यहां पे है पास में, तो इससे बस यहां प्रथम कटिबंध से दूर हुआ तो थोड़ी और ज्यादा लाइट जाएगी, और दूर हुआ तो और ज्यादा लाइट जाएगी, और दूर हुआ तो और ज्यादा लाइट जाएगी। सही है, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी। तो इसने बोला बी दूरी इतनी हो कि सिर्फ पहला कटिबंध खुले, यानी कि जो द्वारक है वो सिर्फ पहले कटिबंध को ही खुलने दे। समझ रहे हो? इतना, फिर दूर जाएगा तो थोड़ा और खुले, फिर और खुले, फिर और खुले, इस तरह से। तो इसने कहा सिर्फ पहला कटिबंध खुला हुआ हो। तो द्वारक से केवल एक कटिबंध खुला रहेगा, यानी कि द्वारक जो है इतना है जितना प्रथम कटिबंध का क्षेत्रफल है। अतः क्या होगा? द्वारक में सिर्फ एक कटिबंध खुला रहेगा। अतः द्वारक से केवल एक कटिबंध खुला रहेगा। अब एक कटिबंध का काम है सारा। अतः P बिंदु पर परिणामी आयाम, अतः P बिंदु पर परिणामी आयाम कितना हो जाएगा भाई? E0 जो है वो सिर्फ एक ही कटिबंध के आयाम पर निर्भर करेगा, E0 1 पर, क्योंकि सिर्फ एक ही कटिबंध खुला हुआ है। परिणामी आयाम E0 या E0 बराबर E0 1 की पहले कटिबंध का आयाम। नोट करो इसको। P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता क्या होती है? आयाम के स्क्वायर के बराबर। परिणामी तीव्रता I बराबर आयाम का स्क्वायर यानी E0 का स्क्वायर, और E0 किसके बराबर है? E0 1 का स्क्वायर, यानी पहले कटिबंध का आयाम। और पहले कटिबंध के आयाम का स्क्वायर क्या होता है? पहले कटिबंध से जितनी तीव्रता निकली, यानी कि पूरी परिणामी तीव्रता पहले कटिबंध पर निर्भर कर रही है। तो क्या लिखेंगे? अतः इस स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होगी। अतः इस स्थिति में बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम होगी। देखिए क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए बताया था आयाम घटता हुआ चलता है। जैसे मैंने कहा 10 - 8 प्लस माइनस जबता है ना, 10 - 8 + 6 - 4 + 2। तो देखो सबसे ज्यादा तो तब है जब अकेला है ये। जैसे ही 2 हुए 10 - 8 2 रह गया, जैसे ही 3 हुए तो 2 + 6 8 रह गया, जैसे ही 4 हुए तो 6 में से 4 गया 2 और 2 1 मिनट, जैसे ही 4 हुए वैसे ही कितना हो गया 6 - 4 2 -8 और +2 -6, 10 में से 6 गया 4। दोबारा समझाती हूँ इसको।
देखो हमें पता है कि आयाम जो होते हैं वो ऐसे जाते हैं, प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से, और घटते हुए क्रम में जाते हैं। मान लो एक ही कटिबंध खुला है तो आयाम हो गया 10। मान लिया 2 खुले हैं तो 10 - 8 2। मान लिया 3 खुले हैं तो 10 - 8 2 + 6 8। मान लिया 4 खुले हैं तो -8 - 4 -12 -12 + 6 -6, 10 में से 6 गया 4। ऐसे जाते जाओगे ना, आयाम घटते बढ़ते जाएंगे, पर अधिकतम तो तभी रहेगा जब सिर्फ एक कटिबंध खुला हुआ हो, बाकी सब में कम कम होता जाएगा। तो इसीलिए इसने बोला कि जब एक कटिबंध खुला रहेगा तो तीव्रता अधिकतम रहेगी। ये तो है पहला वाला हिस्सा, जब सिर्फ एक कटिबंध खुला हुआ रहे। अब हम लेंगे कि मान लिया 2 कटिबंध खुले हुए रहे, तो अब लिखेंगे अब यदि दूरी भी इतनी ले कि, अब यदि दूरी भी इतनी ले कि, अब यदि दूरी भी इतनी ले कि प्रत्येक अर्ध आवर्ती कटिबंध का, या फिर एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, बी को इतना ले कि एक की जगह कटिबंध कितने खुल जाएं, 2 कटिबंध खुल जाएं। तो अब क्या लेंगे, अब ऐसा कर लेते हैं अपन कि अपना क्षेत्रफल तो देखो द्वारक का πr² ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन पहले एक कटिबंध खुल रहा था, अब हमें चाहिए 2 कटिबंध खुले, तो मतलब दोनों कटिबंधों का आधा आधा हो जाए क्षेत्रफल, सही है ना। तो क्या लिखेंगे, अब यदि दूरी भी इतनी ले कि खुले कटिबंधों की संख्या 2 हो, खुले कटिबंधों की संख्या 2 हो, यानी क्षेत्रफल आधा आधा हो जाए, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस स्थिति में P बिंदु पर परिणामी आयाम, तो इस स्थिति में P बिंदु पर परिणामी आयाम क्या होगा, देखिए याद हो तो E0 बराबर, पहला तो E01 और दूसरा -E02, मतलब कुछ घट रहा है, तो तीव्रता जो है वो कैसी आएगी, न्यूनतम आएगी। देखिएगा अभी, अतः P पर तीव्रता न्यूनतम होगी, अब इसे भी मैं बताऊंगी। अतः P पर तीव्रता न्यूनतम क्यों बोला, कम बोल देता है, सबसे कम क्यों बोला, P पर तीव्रता न्यूनतम होगी, इसको भी बताऊंगी मैं, पहले आप एक बार लिख लो इसको। इससे एक चीज पता चलेगी हमें कि जब कटिबंध सम संख्या में खुल रहे हैं ना, 2 4 6, तब तो तीव्रता न्यूनतम मिलेगी, और जब विषम में खुल रहे हैं ना 1 3 5, तो तीव्रता अधिकतम मिलेगी। एक बार लिख लो इसको, फिर बताती हूँ। देखो इस चीज को समझने के लिए बताती हूँ, सेम वही तरीका लेते हैं ना, पहला दूसरा, या फिर एक काम करती हूँ, 10 9 8 -7 + 6 -5 + 4, इस तरह से। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है कटिबंध, ये चौथा कटिबंध, ये 5वें के लिए, ये 6ठे के लिए, और ये 7वें के लिए, ऐसे और भी आ रहे हैं। मैं लेती हूँ सिर्फ एक कटिबंध खुला है, तो आयाम हो गया 10। मैं कह रही हूँ 2 कटिबंध खुले हैं, तो आयाम 10 - 9 = 1। मैं कह रही हूँ 3 खुले हैं, तो 10 - 9 + 8, 10 और 8 18 - 9 9। मैं कह रही हूँ 4 खुले हैं, 1 2 3 4, तो 8 में से 7 गया 1, 1 और 10 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। फिर लेती हूँ 5 खुल गए, तो इन सबको तो करा, तो अपन ने आ रहा है 2, और 2 + 6 8। फिर मैं कहती हूँ 6 खुल गए, तो ये तो 8, और 8 में से 5 गए तो 3। अब मैं कहती हूँ 7 खुल गए, तो 3 और 4 7। अब देखो
जब 1 था 10, 3 था 9, 5 था 8, 7 था 6, 7वां था 7। जब 2 थे तो 1, 4 थे तो 2 और 6 थे तो 3। यानी कि अधिकतम आ रहा है पहला, सही था। न्यूनतम कौन आ रहा है? 2, दूसरा। बाकी सब देखो घटते क्रम में है ना, बढ़ते क्रम में, मतलब सॉरी, न्यूनतम 1 है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो अधिकतम तो कब है? जब 1 कटिबंध खुला हो। न्यूनतम कब है? जब 2 खुले हो। पता क्या पड़ रहा है? ज्यादा कब आ रही है? जब पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है, यानी विषम है। और कम कब आ रही है? जब दूसरा है, चौथा है, छठा है। ध्यान रखना। तो इसीलिए लिखेंगे, लास्ट में लाइन लिख लेना, अतः दूरी b इस प्रकार लें कि, अतः दूरी b इस प्रकार लें कि, अतः दूरी b इस प्रकार लें कि 1, 3, 5 विषम संख्या में कटिबंध खुले हों। 1, 3, 5 विषम संख्या में कटिबंध खुले हों। विषम संख्या में कटिबंध खुले हों तो तीव्रता अधिकतम होगी, यही समझाया था मैंने। तो तीव्रता अधिकतम होगी, जबकि 2, 4, 6 सम संख्या में कटिबंध खुले हों तो सम संख्या में कटिबंध खुले हों तो तीव्रता न्यूनतम होगी। तीव्रता न्यूनतम होगी। अब इससे एक चीज और पता चल रही है, देखो, पहले की तीव्रता अधिकतम मतलब चमकेगा, मतलब दीप्त। दूसरे की न्यूनतम मतलब काला। तीसरे की अधिकतम, देखो ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये तो है काले हिस्से को, डार्क को दिखा रहा है, यानी कि अदीप्त को। और जिस पर चौक बना रही हूं ना, वो समझ लो लाइट को दिखा रहा है। पहला दीप्त, तीसरा दीप्त, 5वां दीप्त, दूसरा अदीप्त, चौथा अदीप्त। इस तरह से दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त की श्रेणी बनती जाएगी एक एकांतर क्रम में। तो अतः पर्दे पर P बिंदु पर, अतः पर्दे पर P बिंदु पर एकांतर क्रम में, यानी एक के बाद एक, एकांतर क्रम में प्रदीप्त व अदीप्त वलय दिखाई देती हैं। अतः पर्दे पर P बिंदु पर एकांतर क्रम में प्रदीप्त व अदीप्त वलय दिखाई देती हैं। ये तब है जब P बिंदु पर बात कर रहे हैं, पहले दीप्त, फिर अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस तरह से वलय दिखाई देंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे P डैश जो बिंदु है, जो P से ऊपर की तरफ है, जो कुछ शिफ्ट हुआ है, उस पर किस तरह से वलय बनेंगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको आप नोट कर लो।